वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धारा ए प्रतिकूल न हो। जय हिंद। परिणाम पथ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस कड़ाके की ठंड में जो बच्चा जितनी मेहनत करेगा, धैर्य रख के मेहनत करेगा, इसका फल आपको जून की गर्मी में जब रिजल्ट आएगा उस समय दिखाई देगा। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। इस टॉपिक से यूपी बोर्ड 10वीं परीक्षा में 5 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, तो इन्हें हम अच्छे तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे ताकि हम 5 में 5 नंबर ला सकें। तो हिंदी जो गद्य का विकास का संक्षिप्त परिचय है उसमें हम लोग को विशेष रूप से शुक्ल युग पढ़ना है और शुक्लोत्तर युग पढ़ना है। ये आपके पाठ्यक्रम में मेन हेडिंग करके दिया है। तो अध्ययन की दृष्टि से हिंदी गद्य साहित्य के विकास को निम्न कालों में बांटा गया है। जो काल अनुक्रम दिए हैं इनके हिसाब से बांटा गया है। जो अध्ययन की सुविधा है, अध्ययन की हम लोग को आसानी हो, उसी की सुविधा के लिए हिंदी गद्य के विकास को निम्न कालों में विभाजित किया गया है। इसमें हमारा 1 नंबर है प्राचीन युग। इसे ही हम लोग पूर्व भारतेंदु युग कहते हैं। पूर्व भारतेंदु युग अर्थात भारतेंदु युग के पूर्व का समय अर्थात पहले का समय। तो भारतेंदु युग के पहले का समय को कहेंगे प्राचीन युग और इसकी समय सीमा है 13वीं शताब्दी से 1850 ईस्वी तक, या 13वीं शताब्दी से 1886 ईस्वी तक भी देता है, लेकिन ये असली फैक्ट 1850 तक ही सत्य है। अगला 2 नंबर है हमारा भारतेंदु युग। भारतेंदु युग की समय सीमा भी पूछ लेता है कि क्या है, तो भारतेंदु युग की समय सीमा है 1850 से 1900 ईस्वी तक। 3 नंबर है हमारा द्विवेदी युग। द्विवेदी युग की समय सीमा क्या है, तो द्विवेदी युग की समय सीमा है हमारा 1900 से 1920 ईस्वी तक। 4 नंबर है हमारा शुक्ल युग। इसे ही हम लोग छायावादी युग कहते हैं। तो शुक्ल युग की समय सीमा है हमारा 1920 से 1938 ईस्वी तक, और कहीं कहीं देता है 1919 से 1938 ईस्वी तक। तो इन दोनों में से जो ऑप्शन में रहे उसी को आपको सही करना है। और 5 नंबर है हमारा शुक्लोत्तर युग। इसे छायावादोत्तर युग कहते हैं, अर्थात छायावाद युग के बाद का समय। तो इस छायावादोत्तर युग की समय सीमा है 1938 से 1947 ईस्वी तक। तो इसी कालानुक्रम को हम लोग को अच्छे से पढ़ना है और इसमें विशेष रूप से हमारा पढ़ना है शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग। और इसी में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो रचनाएं पढ़ना है, लेखक पढ़ना है और विधाएं पढ़ना है। अर्थात प्रश्न ऐसे पूछेगा कि रचना दे देगा 4 और उसमें पूछेगा कि इनमें से कौन सी रचना शुक्ल युग की है, ऐसे प्रश्न बनेगा। फिर 4 लेखकों के नाम दे देगा, उसमें से पूछेगा इनमें से कौन लेखक शुक्लोत्तर युग के हैं। तो ऐसे बहुविकल्पी प्रश्न बनेंगे। उसमें से विधाओं से प्रश्न बनेगा कि रचना दे देगा 3-4 और पूछेगा यह किस विधा की रचना है। तो ऐसे ही बहुविकल्पी प्रश्न आपके एग्जाम में एकदम हूबहू मिलेंगे। तो इन्हें चलिए बारी बारी से पढ़ते हैं। चलिए हम गद्य की कुछ विधाएं देख लेते हैं। हिंदी गद्य की कुछ विधाएं देख लेते हैं जिससे आगे हमें समझने में आसानी होगी। जैसे जीवनी क्या है या आत्मकथा क्या है, इन सब को पहले समझ लेते हैं जिससे आगे हमें समझने में और आसानी होगी। तो हिंदी गद्य की विधाएं, इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है हमारा प्रमुख विधाएं और दूसरा भाग है गौण या प्रकीर्ण विधाएं। हिंदी गद्य की 2 विधाएं हैं, प्रमुख विधाएं और गौण या प्रकीर्ण विधाएं। तो प्रमुख विधाओं में हमारा क्या क्या आ जाता है, नाटक आ जाता है, उपन्यास आ जाता है, कहानी आ जाता है, आलोचना, निबंध और एकांकी आ जाता है। और हमारा जो ये प्रकीर्ण या गौण विधाएं हैं इसमें जीवनी, आत्मकथा, यात्रावृत्त या यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज और डायरी आ जाता है इसमें गौण या प्रकीर्ण विधाएं में। तो इन्हें हम बारी बारी से देख लेते हैं कि क्या होता है। नाटक क्या होता है, तो नाटक एक ऐसी रचना होती है जिसमें क्या होता है, पात्रों के बीच संवाद होता है और इसे अनेक दृश्यों में या अनेक भागों में बांट के दिखाया जाता है, वो नाटक होता है हमारा। उपन्यास क्या होता है, तो उपन्यास हमारा एक ऐसी बड़ी रचना होती है जिसमें मनुष्य के भाव को काल्पनिक तरीके से, कल्पना तरीके से दिखाया जाता है, वो हमारा उपन्यास होता है। और कहानी क्या होता है, तो कहानी एक छोटी कथा होती है जिसे गद्य या पद्य किसी भी तरीके से दिखाया जा सकता है। अब हमारा आलोचना क्या होता है, तो आलोचना मतलब केवल उसके दोष को ही नहीं दिखाना। आलोचना मतलब होता है कि
किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण को या दोष को एक साथ दिखाना, उसे प्रस्तुत करना आलोचना होता है हमारा। निबंध क्या होता है? तो निबंध एक ऐसी गद्य की रचना होती है जिसमें किसी विषय पर किसी विषय को सीमित तरीके से लेकिन सुसंगठित व्यवस्थित तरीके से उसे दिखाया जाता है, निबंध कहलाता है। और निबंध में क्या होता है, जैसे आपके बोर्ड परीक्षा में एक निबंध लिखने के लिए भी आएगा, एक कोई विषय दे दिया जाएगा और उस पर निबंध लिखने के लिए दे दिया जाएगा, तो आपको उस विषय पर सुसंगठित तरीके से व्यवस्थित करके और सीमित शब्दों में लिखना होगा, तो वो हमारा निबंध होगा। अब एकांकी देखते हैं। तो एकांकी क्या होता है? इसके नाम से ही इसका परिभाषा स्पष्ट है कि इसमें एक कथा होती है और इसमें एक पात्र होता है और यह एक दृश्य रचना होती है। अब हम लोग देखते हैं जीवनी क्या होता है। तो जीवनी, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में लिखेगा उसे जीवनी कहेंगे। अंग्रेजी में इसे बायोग्राफी कहते हैं, जीवनी। और उसके बाद से आत्मकथा। हमारा आत्मकथा क्या होगा? जब कोई व्यक्ति खुद के बारे में लिखेगा, लेखक खुद के बारे में लिखेगा, वो आत्मकथा होगा हमारा। इसे ऑटोबायोग्राफी अंग्रेजी में कहते हैं। अब यात्रा वृत्तांत या यात्रा वृत्त क्या है हमारा? जब लेखक यात्रा करते हुए अपने यात्रा के अनुभवों को साझा करेगा, वो हमारा यात्रा वृत्तांत होगा। संस्मरण क्या होता है हमारा? तो संस्मरण होता है लेखक अपने ही जीवन के किसी खास हिस्से को गैर काल्पनिक तरीके से, अर्थात इसमें कोई कल्पना नहीं दिखाई जाएगी, इसमें सच्चाई दिखाई जाएगी, उसमें लेखक अपने जीवन के किसी खास हिस्से को जब दिखाता है वो संस्मरण हमारा होता है। रेखा चित्र क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु या किसी घटना के बारे में जब कम शब्दों का प्रयोग करके उसे दिखाया जाता है, उसे रेखा चित्र कहते हैं। रिपोर्टाज क्या होता है? तो रिपोर्टाज किसी भी घटना को अपनी मानसिक छवि में ढालकर जब प्रस्तुत किया जाता है, उसे रिपोर्टाज कहते हैं। डायरी क्या होता है? तो डायरी, इसमें तिथिवत तरीके से किसी भी तथ्य को या किसी विचार को तिथि के साथ, यानी दिन तारीख डेट के साथ इसमें दिखाया जाता है, वो हमारा डायरी होता है। तो हमने हिंदी गद्य की सभी विधाओं को बारी बारी से देखा कि कहानी क्या होता है, एकांकी क्या होता है, आत्मकथा क्या होता है, संस्मरण क्या होता है। इन सबको हमने बारी बारी से देखा और समझ लिया है। अब हम हिंदी गद्य के जो विकास है उसका परिचय पढ़ेंगे कि उसका विकास कैसे हुआ, और उसमें हमको मुख्य रूप से पढ़ना है शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग को मुख्य रूप से पढ़ना है, एकदम उसको ध्यान से पढ़ना है। तो चलिए, इसमें पहला हमारा टॉपिक है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग, इसकी समय सीमा पूछता है कि भारतेंदु युग की समय सीमा कब से कब तक है। तो भारतेंदु युग की समय सीमा 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक है। भारतेंदु युग की समय सीमा 1850 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक मानी जाती है। अब हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल के प्रथम चरण को भारतेंदु युग की संज्ञा दी गई है। जो हिंदी साहित्य है इसका विकास बहुत पहले से ही हुआ है, तो उसमें भी हम लोग पढ़ रहे हैं आधुनिक काल। और इस आधुनिक काल के जो प्रथम चरण है, सबसे पहला चरण है, वही हमारा क्या है? भारतेंदु युग है। और भारतेंदु युग से ही हिंदी गद्य साहित्य का विकास हुआ है। जो ये भारतेंदु युग है, इसी से हिंदी गद्य का साहित्य है वो अपने विकास में आया। तो पूछेगा कि हिंदी गद्य साहित्य का वास्तविक विकास किस युग से हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा भारतेंदु युग से हुआ। और भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य के आधुनिक युग का प्रतिनिधि माना जाता है। जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, इन्हीं के नाम पे भारतेंदु युग भी पड़ा है और इन्हें ही क्या कहा जाता है? हिंदी साहित्य का आधुनिक युग के प्रतिपादक कहा जाता है। यानी नवजागरण, हिंदी नवजागरण के प्रतिपादक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, और इन्हीं के नाम पे भारतेंदु युग की नामकरण हुआ है। और भारतेंदु युग का समय अवधि क्या है? 1850 से लेकर 1900 ईस्वी तक, ये परीक्षा में पूछता है। अब भारतेंदु युग के कुछ प्रमुख रचनाकार हैं, उनका भी नाम पूछता है कि भारतेंदु युग के रचनाकार कौन कौन से हैं। तो भारतेंदु युग के रचनाकार में भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, इनका उपनाम है प्रेमघन। बद्री नारायण चौधरी हैं, इनका उपनाम है प्रेमघन। अगले हैं बालकृष्ण भट्ट, लाला श्रीनिवास दास और राधा कृष्ण दास।
आदि ये सभी भारतेंदु युग के हमारे क्या हैं, प्रमुख रचनाकार हैं। इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, लाला श्रीनिवास दास और राधा कृष्ण दास, इन सब का नाम याद रखना है। ये भारतेंदु युग के प्रमुख रचनाकार हैं। अब हम द्विवेदी युग को देख लेते हैं कि द्विवेदी युग क्या है। तो द्विवेदी युग की समय अवधि सबसे पहले पूछेगा कि द्विवेदी युग का समयकाल क्या है। तो द्विवेदी युग का समयकाल है 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक। जैसे ही भारतेंदु युग समाप्त हुआ तब द्विवेदी युग का आरंभ हुआ। 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक द्विवेदी युग का समयकाल है। इस काल का नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर रखा गया। जो ये द्विवेदी युग है इसका नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे रखा गया है। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। और द्विवेदी युग के कुछ प्रमुख रचनाकार को देख लेते हैं कि इनमें कौन कौन से हैं। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, इनका उपनाम है हरिऔध, इन्हें हरिऔध भी कहते हैं, बाबू गुलाब राय, श्रीधर पाठक, लोचन प्रसाद पांडे आदि द्विवेदी युग के प्रमुख रचनाकार हैं। हमने भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को बारी बारी से देखा है। अब हम मुख्य बिंदु जो हमारे परीक्षा का है शुक्ल युग, उसे देखते हैं। तो शुक्ल युग क्या है। शुक्ल युग की सबसे पहले पूछता है समय अवधि क्या है। तो शुक्ल युग की समय अवधि है 1920 से 1938 ईस्वी तक, या ऑप्शन में नहीं रहे तो 1919 से 1938 ईस्वी तक, इन दोनों में से जो ऑप्शन में रहेगा उसको आपको सही करना है। तो शुक्ल युग की समय सीमा पूछेगा पहले, तो 1919 से 1938 या 1919 से 1938, इन दोनों में से जो ऑप्शन में रहे उसको आपको सही करना है। अब शुक्ल युग के कुछ अन्य नाम हैं, उन्हें देखते हैं। तो शुक्ल युग का एक अन्य नाम है छायावादी युग, दूसरा अन्य नाम है प्रसाद युग और एक अन्य नाम है प्रेमचंद युग। तो इन नाम का क्या अर्थ है इसको समझते हैं। तो शुक्ल युग जो नाम पड़ा है वो आचार्य जो रामचंद्र शुक्ल हैं उनके नाम पे पड़ा है। हिंदी गद्य साहित्य में रामचंद्र शुक्ल जी के प्रमुख योगदान के कारण इसका नाम शुक्ल युग पड़ा है। जो ये शुक्ल युग है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी गद्य साहित्य में प्रमुख योगदान के कारण शुक्ल युग नाम पड़ा। अब छायावाद युग इसका नाम कैसे पड़ा। तो छायावाद युग जब कवि इसमें अधिक प्रसिद्ध होने लगे तब इसका नाम पड़ा छायावादी युग। और प्रसाद युग जब जयशंकर प्रसाद इसमें मुख्य रूप से भूमिका निभाने लगे तब इसका नाम पड़ा प्रसाद युग। और जब प्रेमचंद जी आए, मुंशी प्रेमचंद, तो उनकी कुछ भूमिका बढ़ी तो उनके नाम पे पड़ गया इसका नाम प्रेमचंद युग। तो ये शुक्ल युग के कुछ अन्य नाम हैं, छायावादी युग, प्रसाद युग, प्रेमचंद युग। ये अन्य नाम भी पूछता है कि शुक्ल युग के अन्य नाम क्या हैं। अब शुक्ल युग के कुछ प्रमुख रचनाकार हैं, इन्हें हम बारी बारी से देख लेते हैं क्योंकि प्रश्न इसी से बनेगा कि शुक्ल युग के रचनाकार के नाम बताइए, उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, किस विधा की रचना है, ये ऐसे ही प्रश्न बनेगा। तो शुक्ल युग के प्रमुख रचनाकारों को देख लेते हैं। इसमें पहला है हमारा प्रमुख निबंधकार, यानी शुक्ल युग में निबंधकार कौन कौन थे। तो शुक्ल युग में निबंधकार थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, जयशंकर प्रसाद, गुलाब राय। गुलाब राय आपका द्विवेदी युग में भी आते हैं और शुक्ल युग में भी कुछ इनकी भूमिका रही है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये भी द्विवेदी युग में आते हैं और इनकी भूमिका शुक्ल युग में भी है। वासुदेव शरण अग्रवाल, ये सभी हैं प्रमुख निबंधकार शुक्ल युग के। प्रमुख उपन्यासकार हम देख लेते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, भगवती चरण वर्मा, ये कुछ प्रमुख उपन्यासकार हैं। प्रमुख कहानीकार देख लेते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद ये उपन्यासकार भी थे और कहानीकार में भी थे। पांडे बेचन शर्मा, उग्र, इनका उपनाम है उग्र, पांडे बेचन शर्मा। चतुर्सेन शास्त्री, ये कुछ प्रमुख कहानीकार हैं। प्रमुख नाटककार देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण मिश्र, उदय शंकर भट्ट और उपेंद्रनाथ अश्क, ये कुछ
ये कुछ नाटककार हैं। और प्रमुख एकांकीकार में कौन कौन थे? तो प्रमुख एकांकीकार में हमारे डॉक्टर राम कुमार वर्मा, भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र, ये कुछ प्रमुख एकांकीकार हैं। तो बारी बारी से हमने देखा, सभी शुक्ल युग के प्रमुख रचनाकारों को बारी बारी से देखा। अब इनकी रचनाओं को देखेंगे और वे किस विधा की रचना है, इनको हम बारी बारी से पढ़ेंगे, जिससे प्रश्न बनने की संभावना अधिक है। अब हम शुक्ल युग के प्रमुख रचनाकार, रचनाएं और विधा को देखेंगे। इनसे ही बोर्ड परीक्षा में प्रश्न बनता है, ज़्यादातर प्रश्न यहीं से बनता है। तो इनके प्रमुख रचनाकार, रचनाएं और विधा को बारी बारी से देखेंगे। तो इसमें पहले हमारे रचनाकार हैं रामचंद्र शुक्ल जी, तो इनकी रचनाओं को देखेंगे और कौन सी विधा की रचना है उसको भी देखेंगे। तो पहली रचना है चिंतामणि। चिंतामणि ये बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि चिंतामणि के लेखक कौन है या रचनाकार कौन है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि एक निबंध संग्रह है। रस मीमांसा, इसके रचनाकार कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये भी क्या है? आलोचना विधा की रचना है। हिंदी साहित्य का इतिहास, ये एक रचना है, इसके रचनाकार कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये आलोचना है। विचार विधि, ये निबंध संग्रह है। त्रिवेणी आलोचना है। 11 वर्ष का समय, एक कहानी संग्रह है। आकाशदीप, ये भी कहानी संग्रह है। पुरस्कार, ये भी कहानी है। भ्रमर गीत सार, ये आलोचना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाएं पूछेगा कौन कौन सी है, तो चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रसमीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विचार विधि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, त्रिवेणी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, 11 वर्ष का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आकाशदीप आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पुरस्कार आचार्य रामचंद्र शुक्ल, भ्रमर गीत सार आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और इनकी चिंतामणि की विधा ज़्यादा पूछता है कि चिंतामणि किस विधा की रचना है, तो चिंतामणि निबंध है। और 11 वर्ष का समय, इसकी भी पूछता है किस विधा की रचना है, तो ये कहानी है। अब अगले रचनाकार हैं हमारे जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद की कुछ रचनाओं को देखते हैं कि कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद की रचना है। कंकाल जयशंकर प्रसाद की रचना है। तितली जयशंकर प्रसाद की रचना है। कामायनी जयशंकर प्रसाद जी का महाकाव्य है कामायनी। स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त, ये दोनों जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है। अब स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त ये जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है। इंद्रजाल कहानी है। कंकाल क्या है, तो उपन्यास है। तितली क्या है, उपन्यास है। और जो कामायनी ये महाकाव्य है। ये बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कामायनी क्या है, तो महाकाव्य है। तो जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं याद रखेंगे हम लोग, इंद्रजाल, कंकाल, तितली, कामायनी, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त, ये जयशंकर प्रसाद जी की कुछ रचनाएं हैं। जयशंकर प्रसाद जी की कुछ अन्य रचनाएं और भी हैं, जिसमें अजातशत्रु यह नाटक है। अजातशत्रु ये 2012, 15, 16 की परीक्षाओं में पूछा गया है। ध्रुव स्वामिनी ये भी नाटक है। एक घूंट ये भी नाटक है। और जन्मेजय का नाग यज्ञ ये भी नाटक है। ये कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, तो इसको आप लोग को ध्यान से देख के जाना है। तो जयशंकर प्रसाद की अन्य रचनाएं क्या हैं? अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, एक घूंट, जन्मेजय का नागीय यज्ञ, ये किसकी रचनाएं हैं? तो जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं। अब मुंशी प्रेमचंद्र की रचनाओं के बारे में देख लेते हैं कि इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो मुंशी प्रेमचंद्र की रचनाएं हैं गोदान, गबन, सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि और पूस की रात, ये सभी मुंशी प्रेमचंद्र की रचनाएं हैं। तो गोदान क्या है? ये उपन्यास है। गबन क्या है? उपन्यास है। सेवा सदन क्या है? ये भी उपन्यास है। और कर्मभूमि और रंगभूमि ये भी उपन्यास है। और पूस की रात क्या है? तो ये कहानी है। पूस की रात कहानी है। तो मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचनाएं पूछेगा तो रचनाओं में उनके कौन कौन सा हो जाएगा? गोदान, गबन, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि और पूस की रात, ये सभी मुंशी प्रेमचंद्र की रचनाएं हैं। ये कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, तो इसे ध्यान रखेंगे आप लोग। बाबू गुलाब राय की रचनाएं देख लेते हैं कि इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। इनकी रचनाओं में सबसे प्रमुख है मेरी असफलताएं, जो इनकी आत्मकथा है। ये कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो मेरी असफलताएं ये किसकी रचना है? बाबू गुलाब राय या गुलाब राय की रचना है। ठलुआ क्लब ये किसकी रचना है? तो
गुलाब राय की रचना है। नर से नारायण ये भी गुलाब राय की रचना है। और राष्ट्रीयता ये भी इन्हीं की रचना है। तो मेरी असफलताएं ये इनकी आत्मकथा है, इन्होंने स्वयं के बारे में लिखा है। ठलुआ क्लब ये इनका निबंध संग्रह है। नर से नारायण ये भी इनका निबंध है। और राष्ट्रीयता ये एक आलोचना है। अगले हमारे रचनाकार हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इनकी रचनाएं हैं अशोक के फूल, ये सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाला प्रश्न है, ये पूछा जाता है। बाण भट्ट की आत्मकथा ये भी पूछा जाता है, किसकी रचना है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। कूटज, विचार प्रवाह, कल्पलता और पुनर्नवा ये सभी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं हैं। तो अशोक के फूल क्या है? ये निबंध संग्रह है। बाण भट्ट की आत्मकथा ये उपन्यास है। कूटज ये निबंध है। विचार प्रवाह ये भी निबंध है। कल्पलता ये भी निबंध है। और पुनर्नवा ये उपन्यास है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की कुछ रचनाएं ये रहीं, जैसे अशोक के फूल हो गया, बाण भट्ट की आत्मकथा हो गया, कूटज हो गया, विचार प्रवाह हो गया, ये सभी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं हो गई। अब चलिए